गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि अगर निठारी कांड के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा पता चलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। हमें पता कुछ चला, जो बयान लिए थे, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग गायब है। कहाँ रिकॉर्डिंग हुआ था? फॉरेंसिक सबूतों की कमी है और जांच में लापरवाही है। जांच में लापरवाही भी पाया गया है। देखते हैं निठारी कांड में आरोपियों के बरी होने की असली वजह क्या। बरी कर दिया गया भाई। सबसे पहले देखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कायदे से सिर्फ 2 लाइनों में ही निठारी कांड की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई को आईना दिखा दिया। 2 लाइन, मात्र 2 लाइन, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वही 2 सदस्यीय बेंच थी जिन्होंने सोमवार को सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा रद्द करते हुए दोनों को बरी करने का हुक्म सुनाया था, ठीक है। दोनों को बरी करने का हुक्म सुनाया। तो भाई कैसा हो? निठारी कांड पर फैसले देते हुए इलाहाबाद को जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी और जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा, इस पूरे केस की जांच को कचरा बना दिया गया है, ठीक है। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों तक की धज्जियां उड़ा दी गई है। सोचिए, अगर कोई कैसा कह रहा है कि सीबीआई पे भी उठा रहा है, सोच सकते हैं। इस पूरे केस की जांच को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक गरीब नौकर को राक्षस बना लेने की कोशिश हुई। गरीब नौकर को राक्षस की पेश कर सकते हो। होता अक्सर होता है ऐसा कि गरीब आदमी है ना, तो उसको सब तंग करता है, लोग कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कोहली और पंढेर को बरी किए जाने का फरमान बोलता है। इलाहाबाद कोर्ट ने कायदे से सिर्फ इन 2 लाइनों में ही निठारी कांड की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई को पूरा आईना दिखा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वे वही 2 सदस्यीय बेंच थी जिसमें सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत में मिली 12 फांसी और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 फांसी की सजा को रद्द करते हुए दोनों को बरी करने का हुक्म सुनाया है, ठीक है। रिहाई का सिलसिलेवार कहानी पहला है। अब सवाल यह है कि अदालत कोहली को 12 केसों और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 केसों में सजाए मौत देती है और ऊपरी अदालत दोनों को बरी कर देती है। सोचिए कितने बड़ी मतलब बेशर्मी की बात कर रहे निचले अदालत लोग, ठीक है। कुछ भी आओ, अब हमें लगता है कुछ चार्ज वाइज, ऐसा हमको नहीं आइडिया कुछ, ठीक है। लेकिन ऐसा कहानी तो इनके साथ गलत हो रहा है भाई। कोई भी आदमी ऐसा गलत होता है, ऐसा क्यों? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इलाहाबाद कोर्ट ने कोहली और पंढेर को सभी इल्जामों से क्यों बरी कर दिया। आज तक के पास, ठीक है, आज तक के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की पूरी कॉपी है। हमारे पास भी है, ठीक है, सबके पास आ चुकी कॉपी, जिसमें सिलसिलेवार दोनों की रिहाई की वजह बताई गई है। पहला, सीपीआरसी की धारा 164 के तहत बयान। सीपीआरसी की धारा 164 जो है ना, मतलब वहाँ पे ढेर सारे मजिस्ट्रेट के सामने मतलब पूछा जाता है सवाल, उस समय कबूल लेता तो उसको मतलब मान लिया जाता कन्फर्म। मतलब पूरे देश की पूरे फैसले की कहानी आपको बताने से पहले ये समझ लेते हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जांच कैसे करती है। सीबीआई जांच कैसे करती है? सुरेंद्र कोहली का एक वीडियो है जिसमें वो मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर सीआरपीसी की धारा 164 के साथ अपना बयान दर्ज करा रहा था। इसमें वो अपने तमाम गुनाह कबूल करता हुआ दिखाई देता है। कायदे से मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ट्रायल के दौरान निचली और ऊपरी अदालत के बड़े काम की चीज, मतलब बयान की चिप भी गायब है। जिसमें बयान रिकॉर्ड किया चिप गायब है। कॉपी दे दिया गया सबको, ओरिजिनल कॉपी नहीं पता, ओरिजिनल कहाँ है पता नहीं है। मगर कमाल देखिए कि जिस चिप से पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड हुआ था, वो चिप ना तो कभी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में पेश की गई और ना ही कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इतना ही नहीं, इस बयान की कॉपी पर सुरेंद्र कोहली के दस्तखत लेना तक सीबीआई भूल गई। बयान जिसने लिया उसमें दस्तखत होता है, साइन तक के भूल गई है। अब बिना चिप के कोई भी अदालत एक ऐसे यकीन कर ले या मान ले कि जिस सीडी में कोहली के बयान को चिप में रिकॉर्ड कर दिया गया है, उसमें जांच एजेंसी अपने हिसाब से कोई एडिट ना किया हो। जांच एजेंसी अपने हिसाब से कोई एडिट ना किया है, क्योंकि चिप तो गायब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली को 12 के 12 मामलों में फांसी की सजा से बरी कर दिया है और एक आधार सीबीआई के उस गुमशुदा चिप को भी बनाया गया है, जिससे वाकई कमाल है कि इस केस का जो सबसे बड़ा सबूत है अदालत में साबित हो सकता था, उस चिप को पता नहीं सीबीआई कहाँ रखकर भूल तो नहीं गई हो सकता है, अमाउंट पड़ा होगा बढ़िया से। मतलब मोटिव और क्रिमिनल हिस्ट्री पर सवाल, मतलब मोटिव क्या था उसका, क्रिमिनल हिस्ट्री पर सवाल क्या था, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मोटिव क्या था।
बोलता है किसी भी केस को उसका अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है उसका मकसद साबित किया जा सकता है। कैसे? अगर उसका हाँ उसका मकसद क्या था, उसको मारने का, किसी का मकसद, उसको मारने के पीछे मकसद क्या था किसी का, ठीक है, तो वो हो जाता है। और जो कोहली और पंढेर को बरी करने का एक सबसे बड़ा आधार ये मकसद था, ये मकसद भी है। वरना हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अपनी पूरी जांच में मोटिव को साबित ही नहीं कर पाई कि मोटिव उनका था क्या। कोर्ट का कहना था कि किसी भी बच्चे की गुमशुदगी या हत्या के वक्त आरोपियों को किसी ने देखा हो, ऐसा एक चश्मदीद सीबीआई सामने नहीं ला सकी, कोई भी एक चश्मदीद को सामने नहीं ला सकी, ठीक है। वो एक घरेलू नौकर के तौर पर नोएडा में बिना किसी शिकायत के पिछले 6 साल से रह रहा था। सीबीआई कोहली को सिर्फ 2 वजहों से कातिल ठहरा रही थी। पहला, पुलिस कस्टडी में कोहली का इकबाल जुर्म ये हम कबूल लेते हैं, ठीक है, इकबाल जुर्म। और दूसरा, उसकी निशानदेही पर एक लाश से कुछ टुकड़ों की बरामदगी। इसके अलावा जांच एजेंसी के पास कोहली के खिलाफ कुछ भी नहीं था। जबकि हैरानी की बात यह है कि विक्टिम ए लाश के कुछ टुकड़ों की बरामदगी कोहली की निशानदेही पर हुई। उस विक्टिम को ढूंढने के लिए उससे पहले किसी ने कोशिश ही नहीं की, उस विक्टिम को ढूंढा ही नहीं। होता है फोरेंसिक एविडेंस की कमी, मतलब वहां पे जो फोरेंसिक एविडेंस होता है वो भी कमी था, मतलब है ही नहीं, लापरवाही बरता जा चुका था पूरी तरह से। कोहली और पंढेर की रिहाई की एक और अहम वजह उसके फोरेंसिक एविडेंस की कमी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक पहले एफएसएल आगरा और सीबीआई की फोरेंसिक टीम ने D5 कोठी की तफ्तीश की। आगरा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को D5 कोठी से कई आइटम मिले, जिसमें पिंक मैट्रेस, येलो बेडशीट और सोफा मैट्रेस। सोफे पर ही किसी अनजान शख्स के सीमन के दाग भी मिले, ठीक है, जो कि जांच में कोहली से मैच नहीं कर पाए। पूरी कोठी में सिवाय बाथरूम में वॉश बेसिन पर खून के एक डब्बे मिले। डब्बे के अलावा पूरी कोठी में खून की एक बूंद भी कहीं नहीं मिली। न ही मानव शरीर का कोई कटा हुआ अंग या उसके किसी हिस्से मिला। बोलता ऑर्गन ट्रेड के पहलू से नहीं हुई जांच, ऑर्गन ट्रेड के पहलू से नहीं हुई जांच। बोलता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले फैसले में कई जगह पर बार बार एक बात कही, और वो एक कि क्या निठारी कांड एक अयास मालिक और आदमखोर नौकर की कहानी का सच है, फिर निठारी कांड का संबंध मानव अंगों की तस्करी से है। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से मुद्दा उठाया। कोर्ट का कहना था कि निठारी कांड को लेकर शुरू में एक भी कहा गया था कि इसका ताल्लुक मानव अंगों की तस्करी से हो सकता है। यहाँ तक कि सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी इसी तरफ इशारा किया, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसी ने अपनी इस पहलू पर मामले की जांच ही नहीं की, ठीक है। जबकि D5 कोठी के ठीक बराबरी वाली कोठी D6 के मालिक किडनी स्कैम के मामले में पहले पकड़ा जा चुका था। जांच एजेंसी ने उससे भी ढंग से पूछताछ की नहीं की, ना ही पहलू की जांच की। सोचिए, अगर आपको पहले से पता है तब भी आप जांच नहीं कर पाए तो कैसे भाई आप सीबीआई हो, ऐसा काम कैसे कर सकते हो आप? अब कैसे मुख्य आरोपी बना कोहली कैसे डायरेक्ट आरोपी बन चुका है? वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक शुरुआत में ही इस पूरे केस की जांच बेहद हल्के तरीके से की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कायदे से ये पूरा केस एक अकेले सुरेंद्र कोहली के बयान पर ही खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, शुरुआत में जांच एजेंसी ने निठारी कांड के लिए कोहली और पंढेर दोनों को ही बराबर का गुनाह ठहराया। कोहली और पंढेर दोनों को बराबर का गुनाह ठहरा दिया भाई। और पूरी तफ्तीश यहाँ तक कि कंकाल की बरामदगी में भी कोहली और पंढेर के मुख्य आरोपी थी। लेकिन बाद में नामालूम किस वजह से पंढेर को किनारे कर सारा ठिकरा कोहली पर खो दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि शुरुआत में कोहली और पंढेर बराबर के ही गुनाहगार थे, लेकिन आगे चलकर सिर्फ कोहली को ही गुनाह मिल गई। और 60 दिन की पुलिस रिमांड में था कोहली, 60 दिन, मात्र 60 डेज, 2 मंथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि जिस तरह से सुरेंद्र कोहली को करीब 60 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया, उसके बयान लिए गए, वो भी बिना किसी कानूनी सहायता दिए गए, ये भी गलत था। यहाँ तक कि उसकी मेडिकल जांच तक नहीं हुई। कभी हुई भी तो रिपोर्ट पर किसी उन लोगों को जो 60 दिन की जो रिमांड पर रखा गया था, न तो उसको कोई जांच हुई, और अगर जांच कभी हुआ तो उसको मेडिकल रिपोर्ट लगाना ही भूल गई पुलिस टीम। सोचिए कैसे कैसे कांड करते हैं लोग। बोलते हैं ऐसे में पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान के आधार मानकर पूरा केस खड़ा किया गया।
अगर ऐसा केस किया तो सही नहीं है भाई, ऐसा लिख कोर्ट कहती है ऐसा सही नहीं, हम नहीं मानने वाले इस बात को हैं। ठीक है, वो भी इस बात को देखते हुए कि कोहली ने कई बार अपने बयान बदले। जांच एजेंसी ने भी साबित नहीं कर पाई कि गुमशुदा बच्चों या बच्चों के कत्ल D5 कोठी के अंदर ही है, कि बच्चों के जो मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, वो D5 कोठी के अंदर ही हुआ है, साबित भी नहीं कर पाई है। बोलते हैं जमीन से नहीं मिले सबूत और हड्डियां, ना ही जमीन से मिले सबूत और हड्डी। बोलता है कोहली के बदलते बयान को सामने रखते हुए अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि जांच एजेंसी की तफ्तीश के मुताबिक कोहली ने इंसानी अंग को काटकर उन्हें अलग अलग पॉलीथीन में डालने के बाद पॉलीथीन को D5 और D6 कोठी के पीछे नाले में फेंका था। तो कोठी के पीछे जो नाला था उसमें फेंक दिया था, ठीक है। मगर ये सच था कि D5 और D6 कोठी के पीछे नाले से इंसानी अंगों से भरे पॉलीथीन के ढेर लग जाते, जबकि ऐसा नहीं था। अगर इतना ही मर्डर हुआ लगभग 19 को, तो भाई सबका तो मिलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं था। जांच एजेंसी ने जो दस्तावेज पेश किए उसके हिसाब से कोहली ने कुछ इंसानी हड्डियां और खोपड़ी कोठी के इर्द गिर्द जमीन में गाड़ दी, जबकि कोठी के आसपास तक की तमाम तलाशी के बावजूद जमीन के नीचे से कभी कुछ नहीं मिला। सोचिए आप कैसे कर सकते हैं कि जमीन के नीचे गाड़ दो, कहाँ मिला? आप ही ढूंढे थे, आप ही तो ढूंढे थे, लेकिन मिला नहीं आपको। जबकि कोठी के आसपास तमाम तलाशी लिया गया, इसके बावजूद कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि कोहली ने मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो पर अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें भी उसने कभी भी इंसानी अंगों को जमीन से गाड़ने की बात नहीं की थी। लेकिन सीबीआई की पंचनामा और सबूतों को लिस्ट में इंसानी हड्डी और खोपड़ी को जमीन में गाड़ने की बात दर्ज की गई थी। सोचिए सबूत और सबूत से वो खोपड़ी सॉरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। एक भी ठोस सबूत नहीं जुटा सकी सीबीआई, एक भी सिंगल भी ठोस सबूत। सोचिए कैसी बात है, सीबीआई के लिए शर्म की बात रहती है। निठारी कांड में सीबीआई को आड़े हाथ लेते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे सीधे कहा कोई भी जांच एजेंसी किसी भी सामान्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामले में बुनियादी जांच जरूर करती है। मसलन आखिरी गवाह जिसने कोई आवाज सुनी या मौके पर आरोपी को देखा, मोटिव, गवाहों की तैयारी, खून के नमूने की बरामदगी, हथियार, खून के धब्बे या आरोपी के पहने कपड़े की फॉरेंसिक जांच, मौके से मिले खून और सीमन के धब्बे की पीड़ित परिवार के सैंपल से डीएनए जांच। पर अफसोस कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें से एक भी सबूत सीबीआई जुटा नहीं सके। सोचे सबूत के नाम इतने सारे जुटा नहीं सके सीबीआई है, या यूं कहें कि इसकी जांच वो ढंग से कर ही नहीं पाई, जांच ढंग से कर ही नहीं पाई। झूठ थी कोठी में लाश के टुकड़ों की कहानी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया और सवाल उठाया क्या कि कोहली के कबूलनामे में कई बार ये कहा गया कि शवों के टुकड़े पर कर वो कई घंटों तक उन्हें बाथरूम में छोड़ देता था। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब लाश के टुकड़े बाथरूम में थे तब कोठी में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि कभी किसी ने देखा नहीं, लाश के टुकड़े करने की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी ने कोठी में किसी तरह की बदबू आने की शिकायत की। जिस कोठी में 16 कत्ल हो या 19 कत्ल हो और किसी का ध्यान ही ना जाए, इस पर यकीन करना मुश्किल है। कैसे मान लें हम, किसी का विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आदमखोर नहीं था कोहली, आदमखोर नहीं था कोहली। बोलता क्या, कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली के आदमखोर होने पर भी सवाल उठाया और कोर्ट का कहना था कि अगर कोहली ने सचमुच इंसानी अंगों को पका कर खाया था तो पक्के तौर पर किचन के अंदर किसी दीवार, फर्श या बर्तन में इंसानी मांस के थोड़े बहुत अवशेष जरूर मिलते। लेकिन जांच एजेंसी इसमें जुड़ा एक भी सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई। यानी पुलिस कस्टडी में इस बाबत कोहली के दिए गए बयान को हटा दे तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जिससे साबित कर सके कि कोहली आदमखोर था। या कोहली को इसी कबूलनामे के एक जगह से ये भी था कि उसने सारे बच्चे को सफाई करने वाले कपड़े से गला घोटकर मारा था, लेकिन सीबीआई ने D5 कोठी में कभी वो कपड़ा बरामद ही नहीं कर सका। तो वो तो काम कर दे भाई, आप सीबीआई हैं, आपको सबूत जुटाने का काम है, सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट है इंडिया के, लेकिन आप अगर इस मामले इस तरह से काम कीजिएगा तो कोई भी आदमी कैसे किसी पे भरोसा कर सकता है। नहीं मिले D5 कोठी में हत्या के सबूत, एक भी सबूत, सिंगल सबूत नहीं मिला। सीबीआई की जांच पर निराशा साधते हुए कोर्ट ने भी कहा कि इस बात में कोई सबूत ही नहीं है कि D5 कोठी के अंदर कभी कोई हत्या हुई। कोर्ट का कहना था कि कोहली के इकबालिया बयान के हिसाब से अगर सच में
अगर अगर उसने सच में कोठी के अंदर ही 16 हत्याएं की थी, तो किसी न किसी सामान, कपड़े, सोफा, चादर, फर्श, दीवार पर खून या इंसानी मांस और कुछ और हड्डियों के कुछ टुकड़े जरूर मिलते। लेकिन पहले यूपी पुलिस और फिर सीबीआई के एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कोठी की जांच की, तमाम सैंपल उठाए गए, लेकिन फोरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला, सिंगल सबूत। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। ऐसे में साफ हो गया कि जांच एजेंसी ने साबित करने में नाकाम रही कि हत्याएं D5 कोठी के अंदर हुई। और जो हाईकोर्ट थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दो जजों की दो बेंच की जो थी हाईकोर्ट की, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा तो हम मान नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको बरी करना चाहिए। आप इसे झूठ मूठ का इल्जाम लगा कर फंसा रहे हैं तो ध्यान दिया जाए। अगर आपके आसपास कोई घटनाएं होती है तो उस पर आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, और आपके परिवार कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।